हेलो एवरीवन, दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटोर गगन मक्कड़। और बेटा आज हम लोग सेट्स को कवर करने वाले हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी जो भी सेट चैप्टर से रिलेटेड है, विद ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन जस्ट 2 आवर्स। अब बेटा ये चैप्टर आप लोगों के लिए स्कूल एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजी मार्क्स आप यहां से बटोर सकते हो। उसके साथ साथ जो बच्चों को नहीं समझ आता है और बच्चे इस चैप्टर को लाइटली लेते हैं, उनको लगता है कि ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। आप देखोगे, अगर जेई का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेना, सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम वही है। आपको सेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे दिखेंगे, स्पेशली वेन डायग्राम वाले पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप आगे भी जाते हो ना कंपटीशन में, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, वहां पर भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। आप लोग 120 मिनट मेरे साथ बैठिए, मैं गारंटी दे रहा हूं इस चैप्टर को आप लोगों को बेसिक से एडवांस लेवल तक अच्छे से कवर करवा दूंगा। चलो भाई, चालू करते हैं सेट्स की कहानी को। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेट की डेफिनेशन से कि भैया जी सेट होता क्या है। तो आप लोगों ने भतेरी बुक्स में भतेरी जगह देखा होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो वर्ड आया है ना, ये हमको परेशान करता है बच्चों कि सर ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। तो मैं कलेक्शन जब बना रहा हूंगा तो मेरे को कोई चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी या नहीं रखनी पड़ेगी, वही आपको ये वेल डिफाइंड वाला क्राइटेरिया बताता है। तो बेटा ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, मैं आपको कुछ एग्जांपल से ना अच्छे से समझाता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस ब्रह्मांड का या फिर आपके लिए बेस्ट मैथ्स टीचर कौन है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच करती है तो आप बोलोगे सर आप बेस्ट हो। आपकी फ्रीक्वेंसी किसी अल्फा टीचर से, बीटा टीचर, गामा टीचर से मैच करती है तो आप उन लोगों के नाम ले लोगे। तो मतलब जब मैं आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन पुट अप करता हूं तो आप लोगों के आंसर्स अलग अलग आते हैं। मतलब कि आपके लिए अलग आंसर हो सकता है, फिर दूसरे इंसान के लिए अलग आंसर हो सकता है, फिर मैं राह चलते किसी इंसान से पूछूंगा उसके लिए भी आंसर अलग हो सकता है। तो मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब ये वैरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन। तो ये क्या चीजें होती हैं, ऐसी चीजों को वेल डिफाइंड नहीं बोला जाता, ऐसी चीजों को हम लोग वेल डिफाइंड नहीं बोलते। तो वेल डिफाइंड चीजें क्या होंगी, जैसे मैं आपको बोल दूं कि प्राइम मिनिस्टर का मेरे को लिस्ट दे दो, अभी से लेके मतलब जब से इंडिपेंडेंस हुई है और अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं उनका लिस्ट दे दो, तो आपका आंसर भी सेम होगा। मुंबई में बैठे हुए शगुन का आंसर भी सेम होगा, युगांडा में बैठे हुए किसी भी इंसान का आंसर सेम ही आएगा, सेम ही लिस्ट मेरे पास आएगी। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड फैक्ट है। ये क्या है, एक वेल डिफाइंड चीज है। तो अब जब ऐसी लोगों को उठा के आप कलेक्शन बनाओगे ना, उसी को ही सेट बोल। तो अब अगर मैं आपको इसके और एग्जांपल्स दूं, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि प्राइम नंबर्स को उठा के उनकी कलेक्शन मेरे पास ला दो, तो आप भी सेम चीज लाओगे, कोई और बंदा भी सेम चीज लाएगा, आंसर मेरे को सेम मिलेगा। दिस इज वेल डिफाइंड, क्योंकि आप जहां से आते हो प्राइम नंबर उन्हीं को बोला जाता है, और मैं जहां से आता हूं प्राइम नंबर्स भी उन्हीं को बोला जाता है। आपके लिए और मेरे लिए उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं हो जाती। तो इसलिए वेल डिफाइंड चीजें क्या है बेटा, जो आपके नजरिए से और मेरे नजरिए से, दोनों के नजरिए से सेम चीज हो। मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, या फिर वैरी ना करे। ठीक है, डज नॉट वैरी, डजंट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो अगर मैं इसके और एग्जांपल्स दूं, तो यार अगर मैं बोलूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया, है ना, ये सब क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं। अब बेटा अगर हम सेट की डेफिनेशन समझ चुके हैं, तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी समझना पड़ेगा, सेट को डिनोट कैसे करते हैं वो भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेट को डिनोट कैसे करते हैं। सेट को डिनोट करा जाता है बेटा कैपिटल लेटर से। कैपिटल ए बी सी एक्स वाई जेड, आप किसी से भी सेट को डिनोट कर सकते हो। अब इसके अंदर बेटा क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, एक प्रॉपर रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो ये वेल डिफाइंड होती है ये एक तरीके से रूल है। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। तो अब बेटा इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना, वो आप किससे डिनोट करोगे, स्मॉल लेटर से डिनोट। जैसे मैंने इसके अंदर 4 एलिमेंट्स डाल दिए, जो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में कॉमा लगा होगा और वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। ठीक है,
अब बेटा यहां पे जैसे ये ए एलिमेंट है, ये ए को बिलोंग करता है, या तो मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख दूं स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, या फिर इसको लिखने का एक तरीका होता है ऐसे, बीच में एक साइन डालते हैं, इस साइन को क्या बोला जाता है बेटा, एप्सिलॉन। क्या बोला जाता है, ये एक ग्रीक सिंबल है जिसको एप्सिलॉन बोला जाता है। कहानी क्लियर? बहुत बेसिक बेसिक बातों से मैं कवर करता हुआ चल रहा हूं चीजों को। उसके बाद अगर एग्जांपल्स की बात करें बेटा, हम लोग एक दो एग्जांपल मैं लिख देता हूं, बाकी आप लोग सोचना, ठीक है? तो बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये सब क्या है, सेट्स हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा बेटा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद अब मैं बात करूं सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, ये भी क्या है बेटा, एक वेल डिफाइंड चीज है ना, तो ये भी एक सेट हो जाएगा। ऐसे ही और एग्जांपल्स आप भी सोच सकते हो। चलो, उसके बाद बेटा कुछ हम लोग सेट्स ना बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, बचपन से मतलब कि जब से हमने होश संभाला है और थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़नी चालू करी है ना, हम लोग बार बार ही इन सेट्स को यूज करते हुए आए हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं था कि डेफिनेशन क्या होती है सेट की। तो एक बार ही इन लोगों को दोबारा से क्या करते हैं, रिविजिट कर लेते हैं। याद है आप लोगों को बार बार ही क्वेश्चन में कैपिटल एन लिखा हुआ दिखता था, और फिर सर वहां पे बोलते थे या फिर मैम वहां पे बोलती थी, इसका मतलब होता है कि आप नेचुरल नंबर्स में से कोई सी भी वैल्यू उठा के डाल सकते हो, उनके लिए ये चीज वैलिड है। तो कैपिटल एन जहां भी दिखेगा उसका मतलब क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैपिटल जेड जहां भी दिखेगा उसका मतलब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। कैपिटल क्यू जहां भी दिखेगा बेटा उसका नंबर क्या है, उसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। कैपिटल आर जहां भी दिखेगा उसका मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जहां पे रैशनल और रैशनल दोनों आ जाएंगे। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूं, रियल नंबर्स की डेफिनेशन बताओ। बहुत बेसिक बात है, और मैं गारंटी दे रहा हूं तुम में से मैक्सिमम बच्चा बोलेगा सर रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर्स। बेटा ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई ना, आपने रियल नंबर्स को डिफाइन कैसे किया था, याद है किसी को? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन। जब आप ये समझते हो फिर आप लोग डिवीजन में जाते हो, आप टाइप ऑफ नंबर्स में जाते हो, जहां पर फिर आप नेचुरल नंबर पढ़ते हो, फिर नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड करके होल नंबर का सेट पढ़ते हो, फिर वहां से आप इंटीजर्स पे जाते हो, फिर इंटीजर्स से आप रैशनल नंबर्स पे जाते हो, फिर देखते हो कि ऐसे और बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में नहीं आते, उसको फिर बोला जाता है इरैशनल नंबर्स। फिर हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर्स प्लस इरैशनल नंबर्स सर रियल नंबर्स का सेट बना दे रहे हैं। तो एक्चुअल डेफिनेशन रियल नंबर्स की क्या है, ऐसे नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे जा सकें। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। Z के ऊपर बेटा एक मैं छोटा सा ऐसे प्लस साइन लगा दूं ना, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूं, और आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स और कुछ नहीं नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। Q प्लस, अब आप कन्वेंशन से समझ जाओगे कि सर ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की बात कर रहा है। R प्लस ये पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात। कहानी क्लियर बेटा? चलो उसके बाद आते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट पर। तो बेटा सेट को ना दो तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे अगर देखा जाए तो 2 घंटे में अगर हमको इसको कवर करना है तो थोड़ा सा बेटा फास्ट पेस रहना पड़ेगा, इसलिए प्लीज नोट्स बनाने के चक्कर में आप लोग ऐसा मत करना कि चीजें नहीं समझ रहे हो, ठीक है? पॉज कर लेना आराम से, अगर लगता है 2 बारी सुनने की जरूरत है तो रिवाइंड करके 2 बारी सुन लेना। नोट्स नहीं भी बनाओगे तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। 2 तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, बहुत सारे नाम है। मतलब क्या है इसका, जौ का त्यों, मतलब यहां पे आपको एकदम जो एलिमेंट्स हैं वो सामने ही दिख जाएंगे कि भैया जी इस सेट में ये एलिमेंट है। आप लिस्ट कर दोगे एलिमेंट्स को, जैसे हैं वैसे ही आपको दिखेंगे। लेकिन ये क्या है बेटा, ये है डिकोडेड फॉर्म। क्या है? डिकोडेड फॉर्म। यहां पे आपको ना प्रॉपर्टी लिखी हुई दिखेगी, एक स्टेटमेंट लिखी हुई दिखेगी, उसको आपको डिकोड करके एलिमेंट्स के बारे में सोचना पड़ेगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में, ये फॉर्म ज्यादा यूज होती है। अगर क्वेश्चन बनाएगा वो सेट से ना तो ये फॉर्म ज्यादा देता है, या फिर इस फॉर्म पे ज्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है?
अब इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बारी। रोस्टर टेबुलर फॉर्म बहुत सिंपल है यार, आपकी नॉर्मल लिस्टिंग हो जाएगी, नॉर्मल लिस्टिंग हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे दिख रहा है कि अगर मेरे को सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लिखना है या फिर ऐसे नेचुरल नंबर्स जो कि लेस देन 10 है, तो यहाँ पे देखो मैंने उनको प्रॉपर्ली लिस्ट कर दिया। मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी, जो मेरे एलिमेंट्स थे मैंने ज्यों के त्यों क्या करे बेटा, लिस्ट कर दिए। जब मैं ज्यों के त्यों लिस्ट कर दूं अपने एलिमेंट्स को, वो कौन सा फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म होता है या फिर टेबुलर फॉर्म, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसको लिस्टिंग फॉर्म भी बोला जाता है। क्लियर है बेटा। अब हम लोग आते हैं जो ज्यादा बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है इसमें, सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने में या फिर डिकोड करने में। यहां पे आपको बहुत बड़ी राम कथा एक लिखी हुई दिखाई दे रही है। आपको इस पे फोकस नहीं करना है, आपको मेरी बातों पे फोकस करना है। मेरी फीलिंग्स को पकड़िए, मेरी फीलिंग्स अगर आपने पकड़ ली जो मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपको ये सारी की सारी डेफिनेशन हलवा लगेगी समझ। तो इसलिए इसको मत लिखो अभी, मैं जो लिखने वाला हूं बोर्ड पे सिर्फ उस पर। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाया जाता है बेटा, सेट ध्यान से देखना। मैंने पहले सेट को नाम दिया, मैंने नाम दे दिया कैपिटल ए, अब आगे लगाया इक्वल। अब बेटा नॉर्मल लिस्टिंग फॉर्म में या फिर रोस्टर फॉर्म में करली ब्रैकेट लग के आपके एलिमेंट्स लिखने चालू कर देते हैं। यहां पे नहीं होता, लेकिन करली ब्रैकेट लगाओगे ऐसे। करली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आप x या फिर y या फिर t या फिर z, जो भी आपको वेरिएबल पसंद है वो लिखोगे। ये वेरिएबल जो है ना, ये सेट के एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। तो यहां पे जो x है ना, यही आपके सेट के एलिमेंट्स के बारे में बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन कैसे देगा, आगे आप दो डॉट लगाओगे। ठीक है, ये डॉट क्या बताता है, x इज सच दैट, मतलब एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट a इज सच दैट। समझा मैंने क्या बोला। फिर इसके आगे आप क्या मेंशन करते हो बेटा, प्रॉपर्टी या फिर रूल मेंशन करते हो, जिसके अकॉर्डिंग आप एलिमेंट्स को इसके अंदर फिल करोगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे लिखता हूं, अ सेट ए इज सच दैट इन विच एलिमेंट इज सच दैट। ठीक है, एक्स क्या डिनोट कर रहा है बेटा, ये आपको बताएगा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में। एक्स इज सच दैट, इसके बाद क्या आएगी बेटा, प्रॉपर्टी मेंशन करी जाएगी। तो देखो प्रॉपर्टी मेंशन कर रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, x इज इक्वल टू के स्क्वायर वेयर k इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, वेयर k इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। तो आपको दिखा ये क्या है बेटा, ये आपने वेरिएबल डाला जानबूझ के, जो आपके सेट के एलिमेंट्स के बारे में बता रहा है। x इज सच दैट, ये रही आपकी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से, स्टेटमेंट से आप डिकोड करोगे और फिर इसको लिस्टिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर सोच सकते हो। तो अगर इसको मैं लिस्टिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे, ऐसे आएंगे, x इज इक्वल टू के स्क्वायर, जहां पे k की वैल्यू ये डल सकती है, तो 1 डलेगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 डलेगा तो फिर 4, 3 डलेगा तो 9। ये हो गया मेरा लिस्टिंग फॉर्मेट में वो सेट। क्लियर है कहानी। अब बेटा जो ये दो डॉट है ना, बहुत जगह आपको इसकी जगह स्ट्रेट लाइन भी दिखेगी। मतलब अगर आप कंपटीशन वगैरह लेवल के क्वेश्चंस देखोगे तो इन दो डॉट की जगह ना हम लोग एक और सिंबल भी लगाते हैं। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इज सच दैट और फिर यहां पे प्रॉपर्टी जो भी वो एग्जिबिट करता है। ठीक है, तो दो डॉट हो या फिर स्ट्रेट लाइन हो, उसका मतलब क्या है, सच दैट। क्लियर है। अब यहां पे एग्जांपल के तौर पे आप ये दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ लो, आपको पूरी की पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी, आपको पूरी की पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। सबसे पहले ना, सेट्स में जो आप एलिमेंट्स लिखते हो ना, उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब अगर मैं एक सेट यहां पे लिख दूं बेटा ए, और इसमें मैं 3 एलिमेंट्स ले लेता हूं 1 2 3, इसको चाहे मैं बेटा ऐसे लिख दूं या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 3 1, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 2 1, बात सेम है। ठीक है, बात में कुछ भी अंतर नहीं है। तो इसलिए जो आपका ऑर्डर होता है एलिमेंट्स का सेट के अंदर, वो मैटर नहीं करता है। आप किसी को भी पहले लिख दो, किसी को भी बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर मैं प्राइम मिनिस्टर्स के सेट के बारे में आपसे पूछूं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स, तो आप मोदी जी को पहले लिखो या फिर एंड में लिखो, इट डजेंट मैटर, बस वो कलेक्शन में होने चाहिए।
उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट हैज नो इफेक्ट, और इसका कोई सेंस नहीं होता। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ऐसी कोई चीज लिख के दे दूं 1 1 2 2 3, तो आपको अपने आप ही समझना है ये और कुछ नहीं है बल्कि यही है। ठीक है, 1 को 2 को 2 बारी लिस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है, ये एक ही बारी लिस्ट होने चाहिए थे, आपने उसको करेक्ट कर दिया। तो अगर मैं पूछूं यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, आपका आंसर 3 ही होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। रेपिटेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। चलो टाइप ऑफ सेट्स पे आते हैं बेटा। तो अभी तक हमने बेसिक डेफिनेशन और कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट को वो समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सेट्स पे, मतलब अब मेन मुद्दा चालू हो रहा है, तो प्लीज ध्यान से समझना और टाइप वाइज करके पढ़ रहे हैं ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर का ना माइंड मैप भी अपने दिमाग में बन जाएगा। एंड तक आप खूबसूरती देखना इस वन शॉट के एंड तक। चलो तो सबसे पहले आता है बेटा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, खाली। आपके और मेरे दिल की तरह ये एकदम खाली है, लोनली है ना, किसी के लिए भी जगह नहीं है इसमें। तो एम्प्टी सेट क्या होता है बेटा, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट जगह ना बना पाए। क्या बोला मैंने, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट जगह ना बना पाए, उसी को ही एम्प्टी सेट बोला जाता है। एम्प्टी सेट के कुछ और नाम भी होते हैं। नहीं, आशिक, आशिक कौन बोला, नहीं आशिक नाम नहीं होता। एम्प्टी सेट के 2 नाम होते हैं बेटा, और नाम होते हैं, आप इसको नल सेट की तरह भी देखोगे बहुत जगह लिखा हुआ, और वॉइड। तो ये दोनों भी अगर आपको टर्म्स दिखती हैं तो ये दोनों कुछ और नहीं, एम्प्टी सेट को ही रेफर करती हैं। समझ आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप समझ सकते हो। जैसे यहीं पे ये एक लिखा हुआ है कि अगर मैं आपको बोल दूं आप नेचुरल नंबर लिख के दिखाओ <<1, तो आप बोलोगे सर एग्जिस्ट ही नहीं करता वो, तो इसलिए इसका जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, उसके अंदर कोई एलिमेंट आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, मैं बोल दूं मैथ्स का टीचर मुझसे बेहतर ढूंढ के बताओ, तो तुम बोलोगे सर आपसे बेटर कोई है ही नहीं, तो ये भी क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, चलो ये तो मजाक की बात हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे तुम समझ लेना, मुझसे भी बेहतरीन टीचर हैं ऑब्वियसली। क्लियर है। अब बेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं ऐसे, मतलब करली ब्रैकेट डाल देंगे और उसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, या तो इसको ऐसे लिखते हैं 5 5। क्लियर है। अब बेटा कुछ बच्चे कंफ्यूजन में क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये नहीं है एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट को डिनोट नहीं कर रहा। यहां पे आपने सेट के अंदर एक एलिमेंट डाल दिया 5 करके, ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट या तो ऐसे डिनोट होगा, मतलब करली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ नहीं, या तो ऐसे 5 की तरह। क्लियर है बात, बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं बेटा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट एज द नेम सजेस्ट ऐसा सेट होगा बेटा जिसके अंदर खाली एक एलिमेंट जगह बना पाएगा, जिसे मैं लिख दूं यहां पे 1। तो ये क्या है, एक सिंगलटन सेट है ना। जैसे हमारे और आपके दिल में सिर्फ एक के लिए ही जगह बन सकती है, वैसे ही सिंगलटन सेट में भी सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। ऐसे सेट्स को क्या बोला जाता है, जिसमें 2 एलिमेंट्स हो, तो उसको डबलटन बोला जाता है। ठीक है, आपको सिंगलटन सेट ही पढ़ना है वैसे, लेकिन मैंने बता दिया अगर 2 एलिमेंट्स हो तो उसका नाम क्या होता है, डबलटन सेट होता है। तो सिंगल सेट क्या है बेटा, सिंगलटन सेट क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट। जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे आपको ये भी दिख रहा है, और ये देखो बेटा, ये उसने एक सेट बिल्डर फॉर्मेट में भी आपको एग्जांपल दे रखा है। x is such that x plus 8 is equal to 0, तो यहां से आपको पता है x की वैल्यू सिर्फ -8 आएगी, है ना। तो ये आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये क्या हो गया आपका एग्जांपल ऑफ सिंगलटन सेट अगेन। क्लियर। चलो अब आते हैं बेटा फिनाइट सेट। फिनाइट सेट एज द नेम सजेस्ट ऐसा सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स काउंटेबल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो। क्या बोला मैंने, ऐसा सेट होगा बेटा जिसमें आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो, 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, 100 होंगे, जितने होंगे काउंटेबल होंगे। ठीक है, तो यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बहुत सारे फिनाइट सेट के एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ना, उसको कार्डिनैलिटी बोला जाता है, या फिर कार्डिनल नंबर बोला जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
क्लियर है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फिनाइट सेट ए इज नोन एज कार्डिनैलिटी और कार्डिनल नंबर। जैसे यहां पर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं 1 2 3 4 5, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या है बेटा? 5 के बराबर है। कार्डिनैलिटी या फिर कार्डिनल नंबर कुछ कहीं पर भी आपको लिखा हुआ दिखता है तो इसका मतलब क्या है कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके वो नंबर सामने लिख देना। बोलो बात क्लियर है? कहानी क्लियर है? चलो, अब बेटा अगर फिनाइट सेट पढ़ा है तो इनफाइनाइट सेट भी पढ़ना होगा। अगर मैं बोलता हूं कि प्राइम नंबर्स का सेट बना दो तो आप बोलोगे सर चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, सर खत्म ही नहीं होंगे नंबर। नेचुरल नंबर्स का सेट बना दो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। आपको पता है सारे के सारे क्या है? इनफाइनाइट सेट्स हैं। और आप इनको डिनोट कैसे करते हो? एक हद तक ही नंबर लिखते हो, फिर आगे डॉट 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 ऐसे डाल देते हो और सो ऑन करके लिख देते हो कि ऐसे ही नंबर चलते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं इनफाइनाइट सेट की बात करूं तो इसमें कार्डिनैलिटी कुछ भी डिफाइंड नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है कि कार्डिनैलिटी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां पे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट ही नहीं कर सकते तो कार्डिनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। क्लियर है कहानी? चलो, अब आते हैं बेटा इक्वल सेट, उसके बाद बात करेंगे इक्विवेलेंट सेट पे। इक्वल सेट क्या होता है बेटा? हूबहू। मतलब क्या है इसका? हूबहू। अब देखो मेरी हिंदी की परीक्षा है कि मैं हूबहू लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा। हु छोटे हु की मात्रा, हूबहू। आई होप सही लिखा हो, बता देना यार जिसने भी हिंदी ली हो। हूबहू का मतलब क्या होता है बेटा कि आपके दोनों के दोनों जो सेट है ना, अगर मैं ए और बी को बोल रहा हूं इक्वल सेट है, तो ये दोनों के दोनों सेट एकदम सेम तरीके से मेरी आंखों के सामने मुझे दिखने चाहिए। मतलब अगर मैं लिख दूं ए 1 2 3 और एक और सेट लिख दूं बी यहां पर 2 3 1, और मैं आप लोगों से पूछूं कि ये दोनों इक्वल सेट है, तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3 2 3 1। सर आपने बोला था ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ए और बी सर सेम ही बात है। यहां पर भी 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है और एलिमेंट्स भी सेम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कार्डिनैलिटी भी सेम है और जो एलिमेंट्स मेंशन्ड है वो भी सेम है, मतलब हूबहू सेम। उसको क्या बोला जाता है? इक्वल सेट्स। उसको क्या बोला जाता है? इक्वल सेट्स। सो टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, देन वी राइट ए इज इक्वल टू बी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो अनइक्वल सेट्स हो जाते हैं, तो उसको कैसे लिख देते हैं? ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्लियर है कहानी? अब बेटा देखो, जैसे यहां पे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आपको ऐसे लिख देता हूं ना तो आप इसको ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट करोगे, क्योंकि रेपिटेशन का कोई भी सेंस नहीं होता एलिमेंट्स का। तो यहां पे जो ये दो एलिमेंट्स, दो सेट्स दिए हुए ना, आई एम सॉरी, ये इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि ये वही है जो ये है। कहानी क्लियर? इसके बाद आते हैं इक्विवेलेंट सेट पे, फिर मैं इन दोनों में रिलेट करते हुए 2-3 चीजें आप लोगों को बताऊंगा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे सेट्स जिनकी कार्डिनैलिटी सेम हो। क्या बोला मैंने? ऐसे सेट्स जिनकी कार्डिनैलिटी सेम हो। कार्डिनैलिटी सेम होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, भले वो एलिमेंट्स अंदर जो है वो सेम शक्ल के हो या नहीं हो। मतलब अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे एक ये सेट दे दूं और दूसरा बेटा ये सेट दे दूं, तो आपको देखते ही दिख रहा है कि सर यहां पे ये दोनों इक्वल सेट नहीं है, लेकिन आपने कार्डिनैलिटी की बात करी है तो सर यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो ये क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। जहां पे कार्डिनैलिटी सेम हो उसको इक्विवेलेंट सेट बोला जाता है। तो मेरा सवाल तुमसे ये है, क्या हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा? तुम लोग बोलोगे सर इक्वल सेट का मतलब तो बहुत सिंपल सा है कि वो तो एकदम हूबहू सेम होना चाहिए, तो कार्डिनैलिटी तो ऑटोमेटिकली सेम होगी होगी। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, हर एक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है, लेकिन नॉट वाइस वर्सा। हर एक इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होता है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑन केस टू केस। जैसे इस केस में दिख रहा है कि इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। बोलो कहानी क्लियर है? बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इक्वल इक्विवेलेंट सेट में, लेकिन चीजें बहुत सिंपल सी हैं। यहां पे तुम लोगों को पहला सवाल दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। जितनी भी चीजें अभी तक पढ़ी हैं बेटा, उस पे बेस हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ डेज ऑफ वीक, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। तो ये वेल डिफाइंड वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो आपकी नजर में कोई और हो सकते हैं, और दूसरे क्लासमेट की नजर में कोई और हो सकते हैं, कोई और क्लासमेट की नजर में कोई और हो सकते हैं। तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है।
इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वेल डिफाइंड नहीं है, आपके लिए अलग हो सकते हैं, मेरे लिए अलग हो सकते हैं, हेंस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बटर, बेटर बोल रहा हूं सॉरी, बेटर इन द रोस्टर फॉर्म इज लिस्टेड फॉर्म में कैसे आप लिखोगे, तो आपको पता है रेपिटेशन नहीं लाना है, तो BETR, BETR कहां है बेटा, इसमें है। चलो, एक्सप्रेस द सेट इन रोस्टर फॉर्म, कैसे पढ़ते हैं इसको, डी के जो एलिमेंट है, एलिमेंट इज सच दैट कि वो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, और इस रूल के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी आपको होल्ड करवानी है। x इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज लेस देन 4। तो मतलब यहां पे n की वैल्यू 1, 2 और 3 रख सकता हूं। तो चलो फटाफट से सेट की फॉर्मेशन कर देता हूं। डी में मेरे क्या क्या एलिमेंट्स दिखने वाले हैं बेटा, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1, ये तो 0 ही हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, 2 रख के 2 स्क्वायर माइनस 1 इज 3, 3 डिवाइडेड बाय 5, और फिर यहाँ पे क्या होगा 3 स्क्वायर 10, और ऊपर आएगा बेटा क्या 9 माइनस 1 दैट इज 8, दैट इज 4/5। ठीक है, क्लियर, तो ये हो गया आपका इसका। एम्प्टी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और आपको फिर ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको मैंने बताया एक तो ये थर्ड वाली रिप्रेजेंटेशन है और ये 1 वाली रिप्रेजेंटेशन है, ये एम्प्टी सेट नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे आपने एक सेट के अंदर एक एलिमेंट 5 डाल दिया, ये चीज अलग है। ठीक है, क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। 1 और 3 कहां दिख रहा है बेटा, चलो अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करना और बताना कि इक्वल सेट है या नहीं है। ठीक है, ये मैं होमवर्क में डाल रहा हूं, हर एक क्वेश्चन कराएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, ये भी आप लोग होमवर्क के अंदर क्वेश्चन ले लीजिए, हम लोग थ्योरी पे आगे बढ़ते हैं। अब बेटा सबसेट क्या होता है उसके ऊपर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सबसेट को समझना, फिर हम लोग जाएंगे प्रॉपर सेट पे, फिर हम लोग सुपर सेट पे जाएंगे, ये सब चीजें भी हम लोग समझेंगे। तो सबसेट क्या है, आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिल जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन सब चीजों पे ध्यान मत देना, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो आपको व्यक्त कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ, पहले उस पर ध्यान देना, बाद में ये सब चीजों से रिलेट करके अपने आप ही आप अपनी नोटबुक में उसको प्रस्तुत कर लोगे, डाल लोगे, मेरे को इतना भरोसा है आप पे। चलो पेन को चेंज करते हैं। सबसेट का मतलब होता है कि यार आपने एक सेट में से कुछ एलिमेंट्स को उठा के एक दूसरे कलेक्शन में या फिर दूसरे सेट में डाल दिया, तो जो ये दूसरा वाला आपने क्रिएट किया है ना, ये क्या है, सबसेट है आपके ओरिजिनल सेट का। एक तरीके से अगर मैं हिंदी में बोलूं तो अंश, क्या बोलूं मैं हिंदी में, अगर मैं बोलूं तो अंश, मतलब कि एक सेट से जब आप दूसरा सेट क्रिएट करते हो, इन्हीं के एलिमेंट्स को यूज करके, इसी सेट के एलिमेंट्स को यूज करके, उसको क्या बोला जाता है बेटा, सबसेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सबसेट बोला जाता है। अब सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं, नोटेशन क्या है, इन सब बातों पे हम लोग आने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक सेट ले लेता हूं बेटा 1 2 3 4, और इसी से ही मैं एक दूसरा सेट क्रिएट करता हूं बी, जहां पे मैं इसी के एलिमेंट्स उठा सकता हूं 1 2, एक नया सेट क्रिएट कर दिया बच्चों मैंने। तो जो यहां बी है ना, ये किससे क्रिएट किया गया, ए से क्रिएट किया गया, तो इसको मैं कैसे बोलूंगा स्टेटमेंट फॉर्मेट में, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और इसको लिखा कैसे जाता है बेटा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और देखो इक्वल टू का साइन भी क्यों लगवाया जाता है, ध्यान से समझना, क्योंकि यार आप जब इसमें से इसको क्रिएट कर रहे थे तो पूरा का पूरा एलिमेंट्स को उठा के भी तो क्रिएट कर सकते थे ना। बोलो बात मेरी समझ आई या नहीं आई। जब आप लोगों ने बहुत सारे मतलब सीरीज वगैरह देखी होंगी माइथोलॉजिकल, भगवान जब किसी को वरदान देते हैं तो कभी कभी भगवान अपने इक्वल वरदान भी किसी को देते हैं कि भाई जा, तेरे को इतनी सारी पावर है ना। अब जैसे कृष्ण भगवान के बारे में बात करी गई है, परम अवतार बोला जाता है ना विष्णु भगवान का, मतलब जो सारी की सारी पावर विष्णु भगवान के पास है, उन्होंने सारी की सारी पावर्स कृष्ण भगवान को भी दे दी हैं, जब भी उनको अवतार नहीं परम अवतार बोला जाता है। तो इसलिए आप जब यहां से क्रिएशन कर रहे हो दूसरे सेट की, तो ये भी पॉसिबल है कि आप सारे के सारे एलिमेंट्स उठा के ही क्रिएट कर दो, मतलब ए इज इक्वल टू बी वाला केस भी क्रिएट कर दो। इसलिए ये इक्वालिटी का साइन भी सबसेट में डाला जाता है, आपको दिखेगा। ठीक है, तो जो सबसेट है बेटा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं।
बोलो कहानी क्लियर? तो इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। तो ये हो गई मेरी नोटेशन, A इज अ सबसेट ऑफ B। और इसी को एक और तरीके से बोल सकता हूं, दैट A इज कंटेन्ड इन B, क्योंकि क्रिएट वहीं से कर रहे हो। क्लियर है? बोलो ये सब कहानी क्लियर है? और बेटा इसको मैथमेटिकली एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ध्यान से समझना कि अब आपको पता है कि जैसे यार इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना, ये यहीं से ही आए हैं। बोलो हाँ है ना? तो अगर मैं यहां पे इन एलिमेंट्स को वेरिएबल फॉर्मेट में लिख दूं और बोल दूं कि यार एक एलिमेंट x है जो कि B से बिलोंग करता है, इट इंप्लाइज दैट x ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट A। मतलब जहां से क्रिएट किया गया होगा वहीं से तो उठाया गया होगा ना, इसलिए इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप इसको जब रीड आउट करोगे तो आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है? और अगर हम लोग ऐसी क्रिएशन कर दे जो कि यहां से नहीं बनी है, तो फिर हम बोल देंगे इट इज नॉट अ सबसेट। और नॉट अ सबसेट का साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, ऐसे। क्लियर है? एक ऐसे बस काटा मार देंगे ऊपर और कुछ नहीं करेंगे। चलो अब आते हैं बेटा प्रॉपर सबसेट पे। ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। एक होता है बेटा सबसेट और एक होता है प्रॉपर सबसेट। इन दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है, ध्यान से समझना। सबसेट को कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे। और प्रॉपर सबसेट को कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे। आपको जब मैं ये सिंबल ही लिख रहा हूं ना, तो आपको फर्क पता चल गया होगा। मतलब प्रॉपर सबसेट का मतलब है सर वो इक्वालिटी वाला केस मेरे को नहीं लेना है। मतलब मैं कभी भी अपने सेट से ऐसी क्रिएशन नहीं कर सकता हूं जो कि इक्वल क्रिएशन हो। मतलब कृष्ण भगवान नहीं आ सकते, एक तरीके से अगर मैं बोलूं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि इक्वालिटी वाला केस एक्सक्लूड करना पड़ेगा। याद है, झुक के रहना पड़ेगा, पुनीत सुपरस्टार वाला डायलॉग। तो अब जो भी क्रिएशन होंगी वो छोटी क्रिएशंस होंगी ओरिजिनल सेट से। ठीक है? इसलिए देखो यहां पे इक्वालिटी वाला डंडा नहीं है। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या अंतर है बेटा? प्रॉपर सबसेट में यू हैव टू एक्सक्लूड द सेट इटसेल्फ, एक्सक्लूड द ओरिजिनल सेट। कहानी क्लियर? कहानी क्लियर? बोलो आया ना? ठीक है? तो इसको प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। तो अगर मैं इसको ऐसा कहीं आपको लिखा हुआ दिखे तो मतलब A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। मतलब यहां पे आप लोगों को दिख रहा है वो इक्वालिटी वाला केस नहीं आ सकता है। तो जब आप मेंशन भी करोगे तो वो इक्वालिटी वाला केस आप ड्रॉप कर दोगे। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल से हम लोग इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक सेट मेरा A है जिसमें एलिमेंट्स है मेरे पास 1 और 2। अब मैं इसमें आपको बोल रहा हूं कि सबसेट्स बना दो। ठीक है? सबसेट्स बना दो। तो आपको पता है फॉर्मूला, अभी हम उस पे आएंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 की पावर n होता है। तो 4 मेरे सबसेट्स बनेंगे इसके अंदर। आप बोलोगे सर एक तो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक का सबसेट। ठीक है? उसके बाद आप बोलोगे सर 1 को ले लेता हूं, फिर 2 को ले लेता हूं, और फिर सर 1 और 2 दोनों को ले लेता हूं। तो देखो आपने इक्वल सेट भी क्रिएट किया है। तो ये हो गए मेरे सबसेट्स, कितने हो गए, 4। और अगर मैं बेटा यहां पे प्रॉपर सबसेट्स क्रिएट करना चाहूं, क्या ये दिख रहा है ना आप लोगों को? आई होप यस। प्रॉपर सबसेट क्रिएट करना चाहूं तो उसमें बेटा मेरे को ये 1 2 मतलब दोनों के दोनों एलिमेंट्स वाला एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इक्वल वाला। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाएंगे। ठीक है? तो अगर मैं बोलूं कि मेरे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, 2 की पावर n, तो क्या मेरे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n -1 हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। इस पे भी बेस्ड आपसे प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है? अब यही सब जो बातें हमने यहाँ पे सीखी है ना, ये आप इस स्लाइड पे देखने वाले हो। एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं। अ प्रॉपर सबसेट कंटेन्स सम बट नॉट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। मतलब इक्वालिटी वाला केस अब गया बाहर में, है ना? इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रिक्ट सबसेट। स्ट्रिक्ट सबसेट मतलब कि छोटा ही रहना पड़ेगा, इक्वालिटी वाले केस में तो नहीं आ सकता है। नॉर्मल सबसेट मतलब अगर नॉर्मल सबसेट वर्ड कहीं दिखे या फिर इम्प्रॉपर सबसेट दिखे
तो मतलब प्रॉपर सबसेट की बात नहीं हो रही है, दूसरे वाले की बात हो रही है जहां पे इक्वल वाला केस भी होगा। तो नॉर्मल सबसेट भी बोलते हैं इसको, इम्प्रॉपर सबसेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म बहुत कम यूज करी जाती है। तो every set is an improper subset or just subset of itself। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है, जब आप सबसेट्स को मेंशन करते हो तो आप इक्वल वाला केस भी ले रहे हो, तो वो सबसेट वाले केस में ले रहे हो, इसलिए आप लोग यहां पे देख रहे हो आपकी एनसीईआरटी में कैसे लिखा हुआ है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। वो आप लोगों को सबसेट वर्ड लिख रहा है, जब तक वो प्रॉपर नहीं डाल रहा आगे, उसका मतलब क्या है कि वो नॉर्मल सबसेट के बारे में बात कर रहा है। अब मैंने यहां पे नॉर्मल की जगह इम्प्रॉपर सबसेट या फिर जस्ट सबसेट लिखा है जानबूझ के, ताकि आप समझ पाओ डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये बात भी हमें पता है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन द प्रॉपर सबसेट ऑफ अ फिनाइट सेट इज गिवन बाय 2 की पावर n एंड 2 की पावर n माइनस 1। ये चीज मैंने आपको पिछले स्लाइड पे बता दी। If A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C। बहुत सिंपल सी बात है यार, कि आपने A से क्रिएट करके ना, आपने B से क्रिएट करके A बनाया, फिर आपने C से क्रिएट करके B बनाया, तो आपको समझ आएगा ना कि यार किसी से A भी क्रिएट हो सकता है। क्लियर है? अगर मैं आपको बोल दूं बेटा ऐसी चीज कि A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, ध्यान से समझो क्या बोला है कि A is a subset of B and B is a subset of A। मतलब ये यहां से भी क्रिएट हो सकता है, ये यहां से भी, मतलब इंटरचेंज होके भी एक दूसरे को क्रिएट कर रहे हैं, तो मतलब ये दोनों के दोनों सेम पावर होल्ड करते होंगे ना। तो ये कब पॉसिबल है, जब A इज इक्वल टू B हो, मतलब इक्वल सेट्स। क्लियर है कहानी? A is equal to B if and only if A is a subset of B and B is also a subset of। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसी की एप्लीकेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। Prove that if A is a subset of phi, then A is equal to phi। आप मेरे को एक प्यारी सी बात बताइए, अभी क्या हम लोगों ने देखा, ये हम जानते हैं ना, द phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड यहां पे गिवन क्या है आप लोगों को, दैट A इज अ सबसेट ऑफ phi। जब ये दोनों की दोनों चीजें एक साथ ट्रू हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों की दोनों सेम सेट हैं? दैट मीन्स A इज इक्वल टू phi, इक्वल सेट है। बस यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, बोलो बात समझ आ गई? कुछ भी रटना नहीं है, सब चीज आप विजुअलाइज कर सकते हो। चलो इसको करते हैं, ये अच्छा प्रॉब्लम है, एक गुड प्रॉब्लम। तो देखते हैं, जैसे मैंने आपको बोलता मैं बेसिक से अच्छे लेवल के क्वेश्चन सारे के सारे कराऊंगा, तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, आप लोग ट्राई करिए इसको, पॉज करके ट्राई करना और उसके बाद आंसर मैच करना। ठीक है, डायरेक्टली आंसर मत देखा करो, थोड़ी सी पहले मेहनत करा करो, स्ट्रगल करने की ना आदत डालो। सब कुछ तुमको एकदम थाली में परोस के चाहिए होता है। Two finite sets have mn elements. The number of subsets of the first set is 1, 1, 2 more than that of the second set. Find the values of mn। तो एक तरीके से नंबर ऑफ सबसेट्स का डिफरेंस आपको 1, 1, 2 दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना। तो आप बोलोगे सर अगर मैं m एलिमेंट्स वाले के सबसेट निकालना चाहूं तो वो 2 की पावर m हो जाएंगे, और n एलिमेंट्स वाले के निकालना चाहूं तो वो 2 की पावर n हो जाएंगे, और सर दोनों का डिफरेंस ही कितना दिया हुआ है, 1, 1, 2 दिया, कितना दिया हुआ है, 1, 1, 2। अब बेटा देखो, इसको सॉल्व करने से पहले ना, अब यहां पे आप लोगों का मैथमेटिकल ब्रेन, आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी दिखनी चाहिए कि आप नंबर्स को लेके कितने ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो। अब जब आपको 112 दिखता है ना बेटा, तो आपको यहां से चीजें सोचनी पड़ेंगी, कैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर है सर, तो इसको 2 की पावर की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों का जब थोड़ा सा भी दिमाग चलेगा ना, तो उनको समझ आएगा कि सर ये 16 की टेबल में आता है। 16 क्या 2 की पावर में होता है? आप लोग बोलोगे यस, तो सर ये और कुछ नहीं है, 16 इंटू 7 है। क्या है? 16 इंटू 7 है। अब बेटा आपको इसको 2 की पावर की फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हुए आप इसको देख पा रहे हो, दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4 इंटू 7। दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4 इंटू 7। बोलो हाँ या ना।
अब आप देख पा रहे हो कि यहां पे सर 2 की पावर्स के बीच में ना माइनस का साइन है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सर कुछ और करना पड़ेगा शायद, मैं बोलूंगा यहीं से आप लोगों को और सोचना है थोड़ा। ठीक है, अब बेटा इसको भी ना आप दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो ऐसे सिंपल, या फिर एक और तरीके से इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 7 क्या है बेटा 8 माइनस 1, 8 क्या है 2 का क्यूब माइनस 1 को भी आप 2 की पावर 0 लिख सकते हो, लेकिन ऐसे ही लिखते हो। अब बताओ बेटा यहां पे दोनों के बीच में माइनस है, यहां पे प्रोडक्ट है, तो अगर मेरे को इसको प्रोडक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो कॉमन ले लूं, काम चल जाएगा। अब बेटा कॉमन क्या लेना, उस हिसाब से लेना जैसे आपको यहां पे लिखे हुए दिख रहा है। कॉमन लेने के बाद क्या होना चाहिए, पहली वाली टर्म में 2 की पावर दिखनी चाहिए, फिर -1 आना चाहिए। तो अगर मैं 2 की पावर n कॉमन लूंगा तो सेकंड वाली टर्म में -1 आ जाएगा, डायरेक्टली कंपेयर हो जाएगा। तो 2 की पावर n अगर कॉमन लेता हूं तो पहली टर्म के क्या बचेगा 2 की पावर m डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, मतलब m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 112। अब बेटा क्या करो, कंपेयर करो। तो देखो ये इससे कंपेयर कर दो और ये अंदर वाला इससे। तो अब सिंपल सी बात बताओ, n की जगह क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, और m माइनस n की जगह क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, और n की वैल्यू क्या है बेटा 4 है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो m इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 4, ये आपका आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले क्वेश्चन को विजुअलाइज करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड वाले नंबर को ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करके 2 की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 की पावर में कन्वर्ट करके लेफ्ट हैंड साइड को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए सोचना पड़ेगा, फिर कंपैरिजन मानना पड़ेगा। समझ आया? चलो पावर सेट पे आते हैं। अब ये बेटा आप लोगों के वैसे सिलेबस में नहीं है अगर मैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, लेकिन ये हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेरे तो 2 मिनट ही जाएंगे यार, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो चाहते हैं बच्चे हर एक एग्जाम में बेस्ट करें। तो पावर सेट क्या है, और कुछ नहीं है बेटा। पावर सेट आपको अगर मैं कोई सेट के सबसेट बनाने को बोल दूं तो आप सबसेट्स को लिस्ट कर देते हो, बना देते हो। अब इन्हीं सबसेट्स की कलेक्शन को अगर मैं बोल दूंगी एक सेट में डालो, क्या बोला मैंने, ध्यान से समझना, चप्पलें उतार देता हूं यार थोड़ा फ्री हो जाऊंगा। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला कि एक सेट था, उसके आप सबसेट्स बना दो। आपने बोला सर टास्क डन। फिर इन सबसेट्स को क्या करो, कंपाइल करके कलेक्शन करके ना इससे एक नया सेट बना दो। आपने बोला बना दिया। मैंने बोला कि अब ये जो सेट बन गया ना बेटा, इसी को पावर सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पावर सेट बोला जाता है। तो पावर सेट और कुछ नहीं है, इट इज अ सेट विच इज फॉर्म्ड बाय द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। तो सेट ए इज डिफाइंड एज सेट ऑफ all subsets of the set A including the set itself। अब सबसेट बोल रहा हूं तो मैं नॉर्मल सबसेट की बात कर रहा हूं, प्रॉपर सबसेट की नहीं। तो आपको सारे के सारे सबसेट लेने और उसको जब आप कलेक्ट करके एक सेट में डाल दोगे उसको पावर सेट बोल दिया। क्या बोल दिया जाता है बेटा, पावर सेट बोल दिया जाता है। अब यहां पे आप लोगों के सामने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीए। पीए बेटा अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, पावर सेट को ऐसे डिनोट किया जाता है, पावर सेट ऑफ ए। जहां पे ये ओरिजिनल सेट था, इससे आप सबसेट बनाते हो, फिर उसकी कलेक्शन लेते हो, तो इसको ऐसा लिखा जाता है पावर सेट ऑफ ए। अब अगर मैं बोल दूं बेटा किसी सेट ए में मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आप बोलोगे सर सेट ए से सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, सबसेट बनाऊंगा। सबसेट सर कितने बनेंगे, दो एलिमेंट्स के 2 की पावर 2 दैट इज 4 बनेंगे। अब ये जो 4 हैं सर यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन पावर सेट। तो मतलब यहां पे आंसर क्या हो जाएगा 4। जितने नंबर ऑफ सेट्स उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। चलो अब इस पे बेस एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। If a set has 3 elements, what would be the number of elements in its power set? अगर किसी सेट के पास 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे भाई बता दो। नंबर ऑफ सबसेट्स आप बोलोगे सर 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8। यही क्या है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे
इसी से तो, इसी की कलेक्शन से तो पावर सेट बनेगा ना। यही क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, एलिमेंट्स इन पीए, दैट इज पावर सेट ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, चलो एक थोड़ा सा घुमाता हुआ क्वेश्चन देता हूं, एक घुमावदार क्वेश्चन देखता हूं कर पाते हो नहीं कर पाते। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। इफ अ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर पावर सेट। आराम से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इजी है। अगर एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो अब आपको नंबर ऑफ सेट्स बताने हैं अपने पावर सेट के। तो आपको पता है अगर सर 3 एलिमेंट्स हैं, सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, ठीक है, तो आपको पता है 3 एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स, तो मेरी स्पेलिंग क्या हो गया भाई, इतनी मिस्टेक्स क्यों कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, एलिमेंट्स। तो आपको पता है नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, आप लोग बोलेंगे 2 का क्यूब 8। अब यही क्या है बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं पीए के और आपको सबसेट बताना है पीए के, तो आप फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, 2 की पावर n वाला, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2 की पावर 8। ये है आपका इसका आंसर। अब इसको एक जनरल फॉर्मूला से हम लोग थोड़ा सा एज अ रिजल्ट ही अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में भी। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि बेटा अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है, तो देखो अपने आप ही ऑर्डर वाइज चलते हैं हम लोग। अगर n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। बोलो हाँ या ना, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। और ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीए, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब यहां से अगर मेरे को इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पीए, तो वो क्या हो जाएगा बेटा इसका, अब ये मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन गए हैं, तो 2 की पावर n, ये हो जाएगा मेरा इसका जनरल फॉर्मूला। क्लियर है, इसलिए यहां पे देखो 2 की पावर 2 क्यूब, दैट इज 2 की पावर 8 आंसर आया। चलो अब आते हैं बेटा एक और टाइप ऑफ सेट, दैट इज यूनिवर्सल सेट पे। यूनिवर्सल सेट और कुछ नहीं होता बेटा, इट इज लाइक एन अम्ब्रेला, इट इज लाइक अ छतरी, जो आपके बाकी सारे गिवन सेट्स को अच्छे से कवर कर लेगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। तो यूनिवर्सल सेट क्या है बेटा, और हमेशा आपको ये गिवन होगा, है ना, क्वेश्चंस में हमेशा आपको ये गिवन होगा। तो अगर मैं आपको 3-4 सेट दे देता हूं जो गिवन है, आपको इन कंसिडरेशन है, और आपको बोलूं कि इसका यूनिवर्सल सेट बताओ, तो आप उन सभी के एलिमेंट्स को उठा के अगर एक सेट में रख दो, तो वो उन सभी गिवन सेट्स का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे आपको एक सेट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और मैं बोलूं कि इन तीनों का यूनिवर्सल सेट बता दो, तो इन तीनों के यूनिवर्सल सेट में क्या करोगे आप, ये सारे के सारे एलिमेंट्स उठा के डाल दो। यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से, कैपिटल यू में सब है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल यू में सब होगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है कहानी। चलो थोड़ा सा और आगे अब आते हैं बेटा। अब ये वाला भी ना आपकी, वैसे देखो मतलब अब जब सिलेबस डिलीट हुआ है तो इन सब चीजों की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम हो गई है, लेकिन फिर भी यार आप लोग इन सब चीजों को कवर कर लो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे आप लोगों के बेसिक से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। रिलेशंस एंड फंक्शंस में आपने ये चीज यूज करी होगी और आगे भी जाके आप लोग करते रहोगे, इनइक्वालिटीज में भी यूज करोगे और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी करोगे। तो अब यार ध्यान से देखना, अगर मैं आपको कुछ बातें ऑब्जर्व करवाता हूं बच्चों। अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरी एक नंबर लाइन है, क्या है, एक नंबर लाइन है, बोलो हाँ है ना। अब बेटा अगर मैं इसमें से कुछ पोर्शन को कट कर दूं, क्या करूं, कुछ पोर्शन को कट कर दूं, तो ये जो पोर्शन मैंने कट किया है बेटा, क्या ये एक तरीके से सबसेट नहीं है आपके नंबर्स का, जो कि नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से मैंने एक पोर्शन कट कर दिया, तो ये जो इंटरवल कट हुआ है, ये जो पोर्शन कट हुआ है, क्या वो सबसेट नहीं है। आप बोलोगे सर बिल्कुल है, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। अब इसी सबसेट के बारे में ना हम लोग बात करें।
ठीक है, इसी सबसेट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान से समझना। मान लो मैंने कैसा सेट निकाला है, मैंने कैसा सबसेट निकाला है, मैंने कुछ ऐसा सबसेट निकाला है बेटा कि नंबर लाइन था, उस पे मैंने एक ऐसा सबसेट निकाल लिया, ये था ए, ये था बी। ठीक है, अब मैंने कैसे सबसेट को उठाया है, मैंने ऐसे सबसेट को उठाया कि इसके अंदर के मैंने सारे के सारे नंबर्स ले लिए, लेकिन मैंने इसको भी छोड़ दिया और इसको भी छोड़ दिया। तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है, ओपन सर्कल से डिनोट किया जाता है। ओपन सर्कल का मतलब होता है कि ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आप डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए कॉमा बी, मतलब ए से बी तक के सारे नंबर्स लेने हैं, ए और बी को नहीं लेना, तो उसका मतलब क्या होता है, ऐसे सर्कुलर ब्रैकेट्स डाल दो। सर्कुलर ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, दीज नंबर्स जो एक्सट्रीम पे है ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दोबारा से मैंने नंबर लाइन को काटा बेटा, ए बी, और इस बारी मैंने क्या किया, बीच के नंबर्स तो लिए बेटा, बीच के नंबर्स तो लिए, लेकिन मैंने ये जो एक्सट्रीम नंबर्स थे इनको भी इंक्लूड कर दिया। तो इंक्लूड करने को कैसे दिखाते हैं, सर्कल्स के अंदर फिल कर देते हैं, भर देते हैं। यहां पे हॉलो दिख रहा है, खाली दिख रहा है, यहां पे भरा हुआ दिख रहा है, भरे हुए का मतलब कि दे आर इंक्लूडेड। तो डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको अगर मेरे को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, ए कॉमा बी, मतलब ए से बी के बीच के सारे नंबर्स, और ए और बी भी इंक्लूडेड है, इसको मैं दिखाऊंगा ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से या फिर स्क्वायर ब्रैकेट से। तो जब भी स्क्वायर ब्रैकेट दिखे मतलब ये एक्सट्रीम वाले नंबर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब ये क्या है बेटा, इसको बोला जाता है एक तरीके से ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि देखो यहां पे आपके जो एक्सट्रीम वाले केसेस है वो इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल। और इसको क्या बोला जाता है, क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोला जाता है, क्लोज इंटरवल। अब बेटा एक और केस देखो, यहां पे मैंने दोबारा कटिंग कर दी, सबसेट बना दिया, और इसके अंदर बेटा मैंने दोबारा से ए से बी के सारे नंबर ले लिए, लेकिन इस बारी मैंने क्या किया, ए को इंक्लूड कर दिया और बी को छोड़ दिया। ए को इंक्लूड कर दिया, बी को छोड़ दिया। बेटा ऐसे इंटरवल्स को क्या बोला जाता है, सेमी क्लोज्ड, सेमाई क्लोज्ड या फिर सेमाई ओपन इंटरवल्स। मतलब कि एक एक्सट्रीम आपका क्लोज है, एक एक्सट्रीम आपका ओपन। तो इसको लिखा कैसे जाएगा बेटा, ए कॉमा बी, मतलब ए से बी के सारे नंबर्स, ए इंक्लूडेड है बेटा तो ए के साथ स्क्वायर ब्रैकेट, बी डिस्क्लूडेड है या फिर एक्सक्लूडेड है तो उसको कैसे करेंगे, सर्कुलर ब्रैकेट से। तो ऐसे लिखा जाएगा। यहीं पे बेटा अगर बी इंक्लूडेड होता और ए एक्सक्लूडेड होता, उसको मैं कैसे लिख सकता था कि ए मेरा अब क्या है, एक्सक्लूडेड है, और बी मेरा इंक्लूडेड है, तो उसको मैं ऐसे लिखता। क्लियर कहानी, चलो अब फटाफट से थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग वेन डायग्राम के ऊपर जाएंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों को समझने के लिए। कंसीडर x is equal to set of all students in your school, y is equal to set of all students in your class। तो हमको दिख रहा है कि y जो है वो सबसेट है x का। every element of y is also an element of x, every element of x is also an element of y, every element of y is not an element of x, every element of x। तो बेटा ये तो गलत ही है। देखो इसमें सही क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है जो y है सबसेट है आपका x का। ठीक है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास ऑब्वियसली कंटेन्ड होंगे ना। अब ये जो है वो उसी का ही तो पार्ट है, स्टूडेंट्स इन योर स्कूल का। तो अब देख लो, एवरी एलिमेंट ऑफ y इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ x। ठीक है, क्लियर, चलो आगे चलते हैं। A इज अ प्रॉपर सबसेट। देखो सिंबल क्या है, प्रॉपर सबसेट, और यहां पे इसने साइड में लिख भी दिया नॉट इक्वल टू B, मतलब ये प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है। चलो, डिटरमाइन वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगर A आपको सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं ये, और B ये दिया हुआ है, देन A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ B। तो आप बोलोगे सर 3 भी है, 7 भी है, लेकिन 6 नहीं है बेटा। 6 नहीं है, 6 इसने अपनी मर्जी से उठा लिया, तो ये चीज तो गलत हो। सेकंड पे अगर मैं बात करूं
ठीक है। सेकंड पे अगर मैं बात करूं तो आपको एक सेट दिया हुआ है जहां पे आपको ये किस फॉर्मेट में दिया हुआ है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा, अगर 21 है तो 7 3 में जाएगा, ये एक्स स्क्वायर मिडल स्प्लिट लगा रहा हूं बेटा, प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 7 आएगा, माइनस 3x प्लस 7 आएगा। तो आपके लिए x की वैल्यूज क्या क्या आ गई, 3 एंड माइनस 7। ठीक है, 3 एंड माइनस 7, लेकिन x कैन ओनली बी नेचुरल नंबर, सो आप सिर्फ 3 वाली वैल्यू को उठाओगे। तो अब आपको पता चल गया कि a में कौन आ रहा है बेटा, सिंगलटन सेट है, सिर्फ 3 आ रहा है, और b आपको दिया हुआ है -7 और 3, और फिर आपसे पूछा है a इज अ सबसेट ऑफ b, यस और नो, यस बिल्कुल है, तो ये चीज ट्रू है, ये चीज ट्रू हो जाएगी। बाकी दो पार्ट आप खुद से करना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, और इनकी पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए स्कूल के। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग, अगेन आपका सबसेट्स और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप लोग कर सकते हो ये सारे के सारे क्वेश्चंस। चाहे तो आप मतलब स्क्रीनशॉट लेके या फिर दोबारा से वीडियो में रिविजिट करके आप कर लेना, इजी क्वेश्चन है। जो भी मुझे लग रहा है कि मेरे को करवाना चाहिए वो मैं आपको ऑलरेडी करवा रहा हूं। अब आते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम के ऊपर बात करने वाले हैं। और पानी वानी पी लो अगर पीना है तो यार, है ना, 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। ये एक तरीके से लास्ट पोर्शन है। ठीक है, तो अब ये ऑलमोस्ट आधे घंटे का रन चलेगा वेन डायग्राम की थ्योरी वगैरह कवर करने के लिए, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके इस प्रॉपरली इस सेट के वन शॉट को मतलब खत्म कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर आपको किसका चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर कौन से चैप्टर का वन शॉट चाहिए, आप लोग मेरे को बता देना, मैं उसके हिसाब से प्लान कर दूं। तो वेन डायग्राम है क्या बेटा, वेन डायग्राम और कुछ नहीं है, इट इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, या फिर आप बोल सकते हो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब बेटा इसके लिए ना हम लोगों ने कुछ कन्वेंशन फॉलो करने होते हैं, मतलब जो कन्वेंशंस हम लोगों को दिए हुए हैं हम उसके हिसाब से ही डायग्राम्स को बनाते हैं। तो ये कन्वेंशंस क्या हैं, आप लोगों ने एक यूनिवर्सल सेट पढ़ा था। यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बोला था, वो उसकी छत्र छाया में बाकी सारे सेट रहेंगे। तो यूनिवर्सल सेट आपको ना ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है, एक रेक्टेंगल से। आप यहाँ पे यू लिखा हुआ देखते होगे अपने बुक में, इसका मतलब होता है बेटा क्या, यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर बाकी सारे सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर से, मतलब क्लोज्ड फिगर से। अगर मैं, ठीक है, क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर से, जैसे आपने यूनिवर्सल सेट को भी देखो रेक्टेंगल क्लोज है ना ये, तो हर एक सेट को क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये कन्वेंशन है जो हम लोग फॉलो करते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए। और हम लोग सर्कल्स का भी यूज करते हैं, हम लोग ट्राइंगल्स का भी यूज करते हैं, हम लोग स्क्वायर्स का भी यूज करते हैं, लेकिन दिस इज यूज्ड मेजरली ये यूज होता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सर्कल के बिना सर्कल नहीं लिख के आप ट्राइंगल लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेजरली हम लोग सर्कल की कन्वेंशन को यूज करते हैं। मतलब अगर इसमें मेरे को दो सेट अगर लिखने हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक ये मेरा ए सेट है, दूसरा मेरा बी सेट है, इनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए दूर दूर है। अगर मान लो आपके दो सेट्स में कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे बेटा, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाया और दोनों में कुछ ओवरलैपिंग दे देंगे हम लोग, ऐसा। ठीक है, क्लियर। अब इसी के ऊपर आने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ही कुछ केसेस आप लोगों को सिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम लोगों को विजुअलाइज कैसे करना है। अगर मैं आपको बोलता हूं बेटा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आप खुद सोचो कि आप इसको वेन डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इसको वेन डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप लोग बोलोगे अच्छा सर, अगर हमारा ए सबसेट है तो मतलब ए जो है वो बी के अंदर कंटेन्ड है। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा जिसके अंदर सब कुछ कंटेन्ड होगा, फिर उसके अंदर मैं एक सेट बनाऊंगा और इसी सेट के अंदर एक दूसरा सेट कंटेन करूंगा। अब बाहर वाला कौन सा होगा, बी या ए सबसेट है तो ए अंदर है और बी बाहर है। ठीक है, ऐसे मैं अपनी पहले वाले केस को रिप्रेजेंट कर सकता हूं।
थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, स्लाइड्स खूबसूरत लगनी। ए एंड बी हैव समथिंग इन कॉमन बट नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो हम लोग दोबारा से क्या करेंगे बेटा, यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। अब आपको पता है कुछ कॉमन है तो ओवरलैपिंग होगी, तो आपने पहले ए सेट बनाया, फिर ध्यान रखना कि ए और बी इक्वल नहीं है, तो दोनों के जो गोले होने चाहिए वो सिमेट्रिक नहीं दिखने चाहिए। ए ऐसे बनाया तो बी थोड़ा सा छोटा बना दो, ठीक है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि भाई ए और बी में कुछ कॉमन है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है बेटा, इक्वल नहीं है। क्या है, इक्वल नहीं है। ए एंड बी हैव नथिंग इन कॉमन, तो बेटा आपको पता है नथिंग इन कॉमन, तो इन दोनों को अलग अलग बना दो, ऐसे दूर दूर सा बना दो। और आपको पता है ऐसे सेट्स को क्या बोला जाता है, अभी पढ़ाऊंगा, ये टेंशन मत लो। ऐसे सेट को डिसजॉइंट सेट्स बोला जाता है, जहां पे कोई भी इंटरसेक्शन ना हो, कुछ भी कॉमन पार्ट ना हो, ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब अब कहानी चालू होने वाली है इसकी। याद आया कुछ, मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सब की कहानी अब हम लोग सीखने वाले हैं, अब हम लोग चालू करें। चलो तो बेटा अब आते हैं यूनियन ऑफ सेट्स पे। यूनियन का मतलब क्या है बेटा, संगठन। यूनियन का मतलब ये होता है ना, यूनियन है हमारे भाई स्कूल का, या फिर हमारे कॉलेज का यूनियन है, उसका मतलब क्या होता है कि संगठन बनाया है एक। तो यूनियन का मतलब होता है कि जितने भी सेट्स आपके इन कंसिडरेशन है, मान लो मैं आपको 2 सेट्स देता हूं, दोनों के एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, उन सबको आप उठा के अगर एक जगह डाल दोगे तो वो यूनियन हो जाएगा उन दोनों सेट्स का, ठीक है। वो यूनियन हो जाएगा उन दोनों सेट्स का। इसको हम लोग किस तरीके से समझते हैं कि आप जब यूनियन में एलिमेंट्स डालोगे, वो आप ए के भी उठाओगे, बी के भी उठाओगे, दोनों के एलिमेंट्स उठा के आप यूनियन में डालोगे। तो जो यूनियन में एलिमेंट्स होंगे बेटा, क्या होंगे, जो यूनियन में एलिमेंट्स होंगे, इट विल कम आइदर फ्रॉम ए, इसलिए आइदर और कन्वेंशन चलता है, आइदर फ्रॉम ए और बी, ठीक है। या तो ए से होगा या तो बी से होगा, क्योंकि इन दोनों का ही जो अमलगमेशन है वो आपको यूनियन दे रहा है। ऐसे 3 सेट्स की बात करूं तो फिर वहां पर या तो वो ए से आएगा, या तो वो बी से आएगा, या तो वो सी से जाएगा, इसलिए आइदर और एक टर्म चलता है यूनियन के साथ, ठीक है। तो यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और बी और बोथ, मतलब दोनों में भी हो सकते हैं, कॉमन एलिमेंट्स भी तो हो सकते हैं ना बेटा, ठीक है। बोलो, बात सिंपल है। और यूनियन को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, विद यू। यू, तो अगर मेरे को ए यूनियन बी लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ए यू बी, एंड इसको रीड किया जाता है ए यूनियन बी। क्लियर है। मैथमेटिकली इसको लिखना होता है ए यूनियन बी को कैसे लिखा जाएगा, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब आइदर और। जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे आपको एक सेट दिया हुआ जिसमें 2 3 है और एक सेट दिया हुआ 3 4 5 है। अब अगर आपको ए यूनियन बी लिखना है बेटा, तो अब आपको पता है 2 3 और इसके पास क्या है 3 4 5। अब 3 को यहां से उठा लिया तो यहां से मत उठाना, क्योंकि दोनों जगह कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका ए यूनियन। क्लियर कहानी बच्चों। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोगों को आराम से समझना पड़ेगा, और ये मैं अभी लाइव कराऊंगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना, क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत क्वेश्चन है। उसके बाद बताऊंगा कि क्वेश्चन है कहाँ का, ताकि आपको समझ आए कि जो मैं आपको बातें बोलता हूँ ना, जो मैं आपको बुक्स बोलता हूँ कि इस बुक्स की प्रॉब्लम्स करा करो, तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार, मतलब इतने अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, इसलिए सर बार बार ही इस पर एम्फसाइज करते हैं। क्वेश्चन को मैं आप लोगों के पढ़ के दिखा देता हूँ, अगर थोड़ा सा फेडेड लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। सपोज करो A1 A2 अप टू A30 आर 30 सेट्स, 30 सेट्स हैं। हर एक सेट में कितने हैं बेटा, 5 एलिमेंट। हर एक सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। और B1 B2 अप टू Bn कितने हैं, n सेट्स हैं। हर एक सेट में यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो A1 से A30 तक है, इसमें 5 एलिमेंट है हर किसी में, और B1 से Bn तक n सेट्स हैं, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। और फिर हमको एक कंडीशन दी हुई है कि अगर आप इन सब सेट्स का यूनियन करते हो, है ना, इन सब सेट्स का यूनियन करते हो,
मतलब यूनियन ऑफ ऑल ए आई सेट्स आई इज इक्वल टू 1 to 30, इसका मतलब है कि सारे ए वाले सेट्स का यूनियन करते हो, सारे बी वाले सेट्स का यूनियन करते हो, तो ये इक्वल आता है इक्वल टू एस। मतलब एस एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं, एंड ईच एलिमेंट, यहां से इंपॉर्टेंट है, एंड ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द एआईज एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ द बीजेस। अब इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से समझना मेरी बात को। सबसे पहले उसने दिया हुआ है जो यार ए आईज का यूनियन है ना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं सिर्फ, जो ए आईज मतलब इन सारे सेट का यूनियन है वो किसके बराबर है, इन सारे सेट के यूनियन के बराबर है। ठीक है, बी एन लिख देता हूं यहां पे, और ये एक सेट के बराबर है। और यहां पे दिया हुआ है जो सेट के अंदर, यहां पे जो एस के अंदर बेटा जो एलिमेंट्स है ना, ईच एलिमेंट ऑफ सेट belongs to exactly 10 of the AIs and 9 of the BNs या फिर BJs। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। मतलब जब आप यहां से उठा उठा के यूनियन ले रहे होंगे ना, सारे AIs का यूनियन ले रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे यार 10 10 10 10 करके ऐसे ना कॉमन आ रहे होंगे एलिमेंट्स। क्या आ रहे होंगे, 10 10 कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होंगे, तो उनकी जगह सिर्फ एक ही जाएगा ना इसमें। यूनियन में हम लोग जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसको तो एक ही बार ही लिखेंगे ना, जैसे पिछले एग्जांपल में था, क्योंकि मल्टीपल लिखना कोई सेंस ही नहीं बनाता है, रेपिटेशन अलाउड ही नहीं है, लिखते ही नहीं हो आप। तो आप इसको सबसे पहले सोचोगे कैसे कि यार मान लो यहां पे जो 5 5 एलिमेंट्स है ना हर एक सेट में, वो डिस्टिंक्ट है, पहले सेट में दूसरे सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, तो आप सारे के सारे उठा के एस में डाल देते। तो अगर आपके पास 30 सेट हैं और हर एक में 5 एलिमेंट्स हैं, तो 30 इंटू 5, तो एस में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए थे अगर सारे डिस्टिंक्ट होते, तो आप बोलते 30 इंटू 5 यानी 150। लेकिन आपको समझ आया यार ये 150 एलिमेंट्स नहीं आए होंगे एक्चुअली, क्योंकि आपको पता है 10 10 एलिमेंट्स तो कॉमन होंगे। लिखा हुआ है ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द एआईज, मतलब 10 एलिमेंट कॉमन है। क्या है, एलिमेंट कॉमन है। तो यहां पे आपको समझ आया 150 नहीं होंगे सर, 150/10 होंगे, क्योंकि यहां पे रिपीट हो गए हैं एलिमेंट्स। क्या है, 15 एलिमेंट्स सर, उन्हीं को ही 10 10 बारी लिख दिया मैंने, इसलिए वो 150 दिख रहे हैं मेरे को, क्योंकि आपने ये मान के चल लिया कि वो डिस्टिंक्ट थे। लेकिन बाद में समझ आया ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द एआईज, मतलब 10 जगह वो एलिमेंट कॉमन है, तो इसलिए उसको डिवाइडेड बाय 10 करके मेरे को हटाना पड़ेगा और डिस्टिंक्ट बनाना पड़ेगा। तो एक्चुअली एस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 15 है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं सेम चीज यहां पे लगाऊं इसी के कॉन्सेप्ट पे, तो यहां पे हर जगह 3 एलिमेंट है, अगर वो डिस्टिंक्ट होते तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए थे एस में, 3 इंटू एन। बट उसने बोला है कि 9 में कॉमन चीजें आ रही हैं, मतलब 3n/9 ये होगा द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, और ये किसके बराबर है बेटा, 15 के बराबर है। तो यहां से आपको n की वैल्यू क्या मिलेगी, 3, और ये यहां जाएगा तो n की वैल्यू आएगी 45। बहुत शानदार सवाल है, और पता है ये किसका सवाल है, एग्जाम्पलर का। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आप जितना इग्नोर करोगे ना, उतना आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से दूर जाओगे। तो इसलिए प्लीज जब भी एनसीईआरटी करते हो ना, उसके बाद एग्जाम्पलर जरूर करा करो उस चैप्टर की, आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे अच्छे सीखने को मिले। अब आते हैं बेटा प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स पे। तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है यूनियन के लिए, हम सबको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यार ए यूनियन बी कर दो या बी यूनियन ए कर दो, बात सेम है। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, मतलब कि पहले ए बी को कंबाइन करके सी में कंबाइन कर दो, या फिर बी सी को कंबाइन करके ए में कंबाइन कर दो, बात सेम है। उसके बाद बेटा अब देखो ये सब चीजें ना रटनी नहीं है, इट इज ऑल लॉजिकल। अगर आपके दिमाग में विजुअलाइज हो जाती है ना, तो ये सब चीजें आपको रटनी नहीं है। ए यूनियन फाई, मेरे को एक बात बताओ, फाई मतलब एम्प्टी सेट कुछ भी नहीं है, ए मतलब जो भी उसमें हो, तो इन दोनों को जब कंबाइन करोगे तो ए में कुछ ऐड थोड़ा होगा, तो अल्टीमेटली आपको ए ही मिलेगा। ए यूनियन ए का मतलब क्या है कि आप खुद में ही उसका यूनियन ले रहे हो, तो भी आपको ए मिलेगा। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, अब मेरे को एक बात बताओ, यूनिवर्सल सेट में तो अपने आप में ए कंबाइंड है, बोलो हाँ या ना। तो आप जब यूनिवर्सल सेट और किसी भी और सेट का क्या लोगे, यूनियन लोगे, तो आपको अल्टीमेटली यूनियन यूनिवर्सल सेट ही तो मिलेगा। इसके साथ साथ एक और बात ध्यान रखो, जो ए यूनियन बी है,
ये अब एक बड़ा सेट हो चुका है, तो क्या मेरा ए जो है वो इसका सबसेट नहीं होगा, जो मेरा बी होगा वो इसका सबसेट नहीं होगा? तो ये दोनों बातें भी ध्यान रखनी है आप। लॉजिकल है, सब लॉजिकल है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आते हैं इंटरसेक्शन पे। इंटरसेक्शन को डिनोट करा जाता है उल्टे यू से। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन पार्ट, ठीक है। जो भी आपके सेट्स के बीच में कॉमन पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बोलते हैं। और इससे पहले मैं इसको एक बार वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यूनियन ऑफ सेट्स को आप वेन डायग्राम से कैसे लिख सकते हो? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए यूनिवर्सल सेट ले लिया और यहाँ पे बेटा ए ले लिया, यहाँ पे ले लिया बी, मतलब इनमें कॉमन नहीं है, और मैं बोलूं कि इनका यूनियन क्या होगा, तो आप कुछ नहीं बोलोगे, आप ऐसे बोलोगे सर इसके सारे लेने हैं और इसके भी सारे लेने, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे मैं कुछ ऐसा केस बना दूं कि दोनों में कुछ कॉमन है, ये यूनिवर्सल सेट और ये मेरा ए, ये मेरा बी, अब मेरा यूनियन क्या आ जाएगा बेटा? अब मेरा यूनियन क्या आ जाएगा कि सर आपको ये तो उठाना ही उठाना है, इसके साथ साथ ये, ठीक है। जो भी कॉमन वाला पार्ट होगा वो सिर्फ एक ही बारी लूंगा, ध्यान रखना, रिपीट नहीं करने हैं एलिमेंट्स। चलो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पे आते हैं। तो इंटरसेक्शन तो आपको पता ही है कि भाई ओवरलैपिंग होगी, जो ओवरलैपिंग वाला पोर्शन होगा वही सर कॉमन पोर्शन है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको एक सेट दे दूं ए 1 2 3 और एक बी सेट दे दूं बेटा 3 4 5 और बोलूं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, आपको पता है कि 3 एलिमेंट जो है यहाँ पर भी यहाँ पर भी कॉमन है, एक तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाली फील आ रही है, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? सिंगलटन सेट जहां पे 3 है एज एन एलिमेंट। अब बेटा देखो यहां पे आप लोगों की क्या टर्मिनोलॉजी चलती है कि भाई यहां भी हो और यहां भी हो, दैट मींस इट इज इंक्लूडेड इन बोथ, इट इज इंक्लूडेड इन बोथ ए एंड बी, इसलिए यहां पे एंड वाला चलता है, वहां पे और चलता है यूनियन में, यहां पे एंड की टर्मिनोलॉजी चलती है, दैट इज x belongs to a, that is one of the sets and it also belongs to the other set, and इसलिए चलता है कि यहां भी चाहिए वहां भी चाहिए। यूनियन में क्या होता था, या तो यहां से या तो वहां से, यहां पे ये भी और ये भी दोनों जगह होना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, सिंबल मैंने बता दिए, सारी बातें बता दी, वेन डायग्राम से भी एक बार रिप्रेजेंट करके बता देते हैं। वेन डायग्राम में अब डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो मैं अगर ऐसे लिखता हूं तो इसमें इंटरसेक्शन क्या डिनोट करेगा? ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये मेरा इंटरसेक्शन हो जाएगा, दैट इज इंटरसेक्शन। अगर डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? फाई सेट, नल सेट। चलो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ लेते हैं, जैसे हमने यूनियन के बारे में पढ़ा था। तो बेटा अब यहां पर भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट बी इंटरसेक्शन ए। फिर आप कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ भी इसमें देख सकते हो लगता हुआ। उसके बाद बाकी सारी चीजें आपको रटनी नहीं है, सब बातें बहुत नॉर्मल है, आप सोच सकते हो। देखो फाई और ए का इंटरसेक्शन, फाई में कुछ भी नहीं है, ए में बहुत सारे लोग हैं, तो एक्चुअली इनके बीच में कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं, तो क्या मिलेगा? फाई सेट। यूनियन इंटरसेक्शन ए सेट, यूनियन जो है सॉरी यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए सेट, यूनिवर्सल के अंदर ही ए आता है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है? ए इटसेल्फ, इसलिए आंसर क्या आएगा? ए। ए को ए के साथ ही इंटरसेक्ट कर रहे हो, मतलब उसी में ही कॉमन निकाल रहे हो, तो क्या आएगा? ए। ए का इंटरसेक्शन देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, ए इंटरसेक्शन, इस पे प्रॉब्लम्स आती हैं, बी यूनियन सी, ये कैसे खुलेगा बेटा? आप सबसे पहले इसको इसके साथ खोलोगे, फिर इसको इसके साथ खोलोगे और स्प्रेड कर दोगे ओवर यूनियन, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना। तो ये कैसे खुलेगा? ए इंटरसेक्शन बी पहले और फिर ए इंटरसेक्शन सी और फिर इन दोनों का यूनियन, ऐसे। क्लियर है कहानी? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डिसजॉइंट सेट्स जैसे मैंने बताया बेटा, ऐसे सेट्स जहां पे ए इंटरसेक्शन बी फाई उनको ही क्या बोला जाता है? डिसजॉइंट सेट्स बोला जाता है। अगर इसको मैं वेन डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बना के दिखाऊं तो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर अगर आप दो दूर दूर लोगों को खड़ा कर देते हो तो ये सब क्या है? ये डिसजॉइंट सेट्स के एग्जांपल्स हैं। कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, कुछ भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ा। डिफरेंस ऑफ सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझना, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके अकॉर्डिंग चीजें घुमाई भी जाती हैं थोड़ी सी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आराम से पढ़ेंगे इसको।
डिफरेंस ऑफ अ सेट का मतलब क्या है बेटा, देखो अगर मैं दो सेट्स लेता हूं तो डिफरेंस ना दो तरीके से निकाला जाता है, एक a माइनस बी भी हो सकता है और एक b माइनस ए भी हो सकता है। a माइनस बी का मतलब क्या है बेटा, a में तो है बट नॉट b, इन a बट नॉट b, और इसका मतलब क्या है बेटा, इन b बट नॉट a। ध्यान से समझना क्या बोला है मैंने। a माइनस बी का मतलब है कि यार आपको ना ऐसे एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिखना है जो खाली a में हो b में ना हो, मतलब आपके पास जो भी कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे होंगे ना आप उसको हटा दोगे a में से और सिर्फ जो बचे हुए a के एलिमेंट्स है वो लिख दोगे। सिमिलरली b माइनस a में क्या लिखोगे, जो b के एलिमेंट्स है खाली, मतलब ओनली b। जैसे एक तरीके से अगर मैं इसको लिखना आपको दिखाना चाहूं ना बेटा, तो देखो कैसे इसको आप वेन डायग्राम से डिनोट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि मैं एक ऐसा यूनिवर्सल सेट लेता हूं और यहां पे बेटा मैं दोनों को ना दूर दूर खड़ा कर देता हूं, तो आपको पता है ए और बी में कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं है, मतलब ए में सिर्फ अब यहाँ पे ओनली ए है, तो बेटा यहाँ पे जो ए माइनस बी हो जाएगा ना, इसके अकॉर्डिंग ए माइनस बी क्या है भैया जी, जब कुछ है ही नहीं कॉमन तो घटाओगे क्या, तो इसलिए ए माइनस बी यहाँ पे ए ही आएगा, और यहाँ पे बी माइनस ए क्या आएगा बेटा, बी आएगा, क्योंकि कुछ घटाने को है ही नहीं, है ना। बहुत सिंपल लॉजिक। अब अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा वेन डायग्राम बना दूं, ध्यान से देखना, और मैं इस बार ही कुछ ओवरलैपिंग ले लूं, तो अब आपको पता है a माइनस बी क्या है कि a में हो b में ना हो, तो मतलब अगर मैं यहां पे शेड करूं तो ये वाला पोर्शन बेटा, कॉमन वाले पोर्शन को आप हटा दोगे, तो ये क्या है आपका a माइनस बी। और अगर b माइनस ए की बात करूं तो सिर्फ b में हो, मतलब ओनली b में होना और ओनली b, ये दोनों फर्क है इन दोनों चीजों में, ध्यान रखना क्वेश्चन में यहीं पे ही फंसोगे। तो ये क्या है बेटा, b माइनस ए। तो एक्चुअली क्या a माइनस बी और कुछ नहीं है, बल्कि एक तरीके से ये नहीं है कि आप जो भी पार्ट घटा रहे हो सर वो इंटरसेक्शन वाला ही तो घटा रहे हो, तो क्या वो a इंटरसेक्शन b नहीं है? क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि आप कॉमन पार्ट ही तो घटा रहे हो, जो a में हो b में ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों के दोनों वेन डायग्राम्स के हिसाब से समझ आ गया होगा कि a माइनस बी या फिर डिफरेंस ऑफ द सेट्स को कैसे दिया जाता है। अब बेटा एक और टाइप आता है, ये आपकी एनसीईआरटी में हुआ करता था, अब नहीं है, और इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स पूछी नहीं जाती है, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि आपको बता देता हूं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, सबसे पहले तो इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा से। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूं ए डेल्टा बी, मतलब ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर रहा हूं। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेटा, आप ए माइनस बी निकालोगे, आप b माइनस ए निकालोगे और दोनों का क्या कर दोगे, यूनियन कर दोगे। तो ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स की डेफिनेशन। बस आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है, इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, चलो भाई 50 स्लाइड्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग, तो अच्छी पेस पे हम लोग भाग रहे हैं। और कितना टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 1 आवर 20 मिनट्स हो गए हैं, तो 30 मिनट्स का और मेरे पास वो है, उसके अंदर मेरे को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडियो भी चपी तक बुक है। चलो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब होता है कि भैया जी वो सेट को आप छोड़ दो और बाकी सारी चीजें पकड़ लो। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बोला था, आपका जो छाता है ना वो यूनिवर्सल सेट है, तो अगर मैं इसके अंदर बेटा एक सेट बनाता हूं ऐसे ए, तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की बात करूं, सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को कैसे डिनोट किया जाता है, ए के ऊपर ऐसे एक डंडा लगा दिया जाता है ऐसे, या तो ए के ऊपर एक छोटा सा सी लगा दिया जाता है। तो अगर मेरे को कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है ना बेटा, तो ए के अंदर के सारे को छोड़ के इसके बाहर के लोगों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, दैट इज ए डैश और ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट में से आप अपने इसको माइनस कर रहे हो एक तरीके से। क्लियर है, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। और समझ आ गया, मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन सेट में ना हो, वही क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहलाते हैं। चलो अब आते हैं बेटा डी मॉर्गन्स लॉ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स के दो लॉ हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कैसे खुलता है, याद करने का तरीका क्या है, पहले दोनों पे बार डाल दो और फिर साइन को क्या करो बेटा, रिवर्स कर दो।
सिंपल सा तरीका है, ठीक है। देखो यहां पर भी साइन आपका रिवर्स हो रहा है, ओपन कर दो कॉम्प्लीमेंट्स के साथ और बीच में साइन को क्या करो, रिवर्स कर। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ए के अंदर आ जाएंगे सारे के सारे ए के अंदर वाले और ए कॉम्प्लीमेंट में उसके बाहर वाले, तो इन दोनों का जब आप मिलाप करोगे तो आपको पूरा यूनिवर्सल सेट कवर होता हुआ दिखाई देगा। यस। सेकंड, कुछ भी याद नहीं करना बेटा, सब चीज आपको समझनी है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो आपको पता है एक अंदर वाला एरिया एक बाहर वाला एरिया, अगर इंटरसेक्शन करूंगा तो सर दोनों की दोनों अलग अलग चीजें, इंटरसेक्शन है ही नहीं, इसलिए फाई। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब पहले अंदर से बाहर गए फिर बाहर से अंदर आए, तो अंदर आए तो मतलब एक ही बात हो रही है, कहानी खत्म। सिंपल है सारी कहानी, बहुत सिंपल। बस चैप्टर थोड़ा लंबा है, टॉपिक्स थोड़े ज्यादा हैं, इसलिए बच्चे इस वाले चैप्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन हम लोग जब टाइप वाइज बना के पढ़ेंगे, जैसे हमने स्टार्ट करा डेफिनेशन से, फिर हम लोग आए रिप्रेजेंटेशन पे, फिर हमने टाइप ऑफ सेट्स पढ़ डाले सारे के सारे, फिर अब हम लोग वेन डायग्राम और फिर ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम लोग ये कार्डिनैलिटी के फॉर्मुलेस पे आएंगे और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर हमारा खत्म। चलो तो बेटा अब कुछ ना कार्डिनल नंबर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज है जिसपे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। मतलब ये और कुछ नहीं यार, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, मतलब वो वेन डायग्राम और इनकी मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम और इनकी मदद से हम लोग उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या कहता है बेटा मेरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से समझना बेटा, वेन डायग्राम से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट बना के उसमें दो सेट्स दूर दूर डाल देता हूं, तो आपको मैंने जब यूनियन की बात करी थी मैंने बोला था कि ये भी लोगे और ये भी लोगे। अब आपको पता है इनके बीच में इंटरसेक्शन क्या है बेटा, 0 है। तो आप अब इस फॉर्मूले से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और फिर माइनस इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पे 5 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो सिंपल सी बात है, जब इंटरसेक्शन आपका 5 होगा तो ये फॉर्मूला सीधा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। बात खत्म। अब एक बार इसको विजुअलाइज कर लो कि जब थोड़ा सा कुछ कॉमन पोर्शन है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए ये बी, तो अब ध्यान से देखो बेटा, जब अब आपको निकालना है ए यूनियन बी, तो आपने ए के तो सारे के सारे लोग ले लिए, फिर आपने क्या किया बेटा, बी के भी सारे के सारे लोग ले लिए। ठीक है, आपने बी के भी सारे के सारे लोग ले लिए। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब आप ए और बी के सारे लोग ले रहे थे बेटा, तो आपने ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना, इसको 2 बारी ले लिया। क्या कर लिया, 2 बारी ले लिया। और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, 2 बारी ले लिया, इंक्लूड सिर्फ एक बारी करना था, इसलिए देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है एक बारी ए इंटरसेक्शन बी। इनको बेटा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पे बेस्ड फॉर्मुलेस भी बोला जाता है। किसी ने सुना है ये वर्ड इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव? तो बेटा ये ना पीएनसी में आप पहली बार ये सुनते हो, इनको इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव फॉर्मुलाज भी बोला जाता है। क्यों, ध्यान से देखना, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव फॉर्मुलाज इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो आप प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो, मतलब इन दोनों को इंक्लूड कर रहे हो फिर इसको एक्सक्लूड कर रहे हो, इसलिए हेंस द नेम इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव फॉर्मूला। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, आप बताना सही है या नहीं है। देखो जब ये सब चीजें सोचने लगोगे ना तो हर एक प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाएगी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A union B is equal to number of elements in A minus B plus number of elements in B minus A plus number of elements in A intersection B। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? आप बोलोगे सर A माइनस बी मतलब खाली A, ओनली A वाला पोर्शन, B माइनस A मतलब ओनली B वाला, और फिर सर आपने बीच वाला भी डाल दिया। हाँ, मतलब ये सर सबके सब कवर कर रहे हैं, यूनियन बन रहा है, एकदम सही। यहां से भी बेस क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आपको चुटकियों में उसको ऑब्जर्व करने में टाइम भी लगेगा क्योंकि आपने ये सब चीजें ऑलरेडी सीख ली हैं, तो इसलिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम के थ्रू। अब बेटा इसी फॉर्मूले को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं 3 सेट्स पे भी, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। कैसे याद करना है मैं तरीका ही बता देता हूं। सबसे पहले तीनों को ऐड करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या करो, पेयर वाइज सब्ट्रैक्ट करो इंटरसेक्शन।
ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए माइनस होगा, और फिर तीनों में जो इंटरसेक्शन है वो ऐड होगा। पहले क्या करो, तीनों के एलिमेंट्स को ऐड करो, फिर पेयर वाइज इंटरसेक्शन माइनस करो, और फिर तीनों में जो कॉमन इंटरसेक्शन है उसको ऐड करो। ठीक है, इस पे बेस हम लोग प्रॉब्लम्स भी करेंगे, टेंशन मत लो। ये क्या कह रहा है बेटा, इफ x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ एंड y इज इक्वल टू दिस, देन x माइनस वाई एंड y माइनस एक्सेस। चलो, तो अगर मैं x माइनस वाई की बात करूं बेटा, तो इसमें कौन कौन आने वाला है जो खाली x में है? खाली x में कौन है? b, a है खाली x में, है ना, और c भी खाली x में है, और d इसके बाद भी दिख रहा है, e, बस a c e, यही तो है खाली x में, है ना। b यहां पर भी है, b यहां पर भी है, d यहां पर भी है, d यहां पर भी है, f यहां पर भी है, f यहां पर भी है, इसके अलावा बस कुछ कॉमन नहीं है। तो ऐसे ही y माइनस एक्स भी लिख सकते हो आप, क्या, जो खाली y में है। दिस इज नथिंग बट ओनली y। ओनली y क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स में जी एच के, जी एच के। क्लियर है बेटा? चलो, ऐसे ही अब सेकंड पार्ट भी कर लेना, वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिस एंड दिस दो सेट दिए हुए, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? 2 3 5 7, 2 3 5 7 इसके अंदर है, तो हमको दिख रहा है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो 2 3 5 7 इसमें भी है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो b सेट के बराबर ही आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। If x and y are two sets, if x and y are two sets such that बेटा थोड़ा सा गले की हालत खराब हो गई है, पानी पी लेता हूँ। If x and y are two sets such that x has 40 elements, अब देखो बेटा, इसको आप फॉर्मूला बना के भी कर सकते हो जो हमने सीखा अभी, और वेन डायग्राम की मदद से भी कर सकते हो, नॉर्मल विजुअलाइजेशन से भी कर सकते हो। मैं तीनों मेथड से आपको करके बताता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे बेस्ट है विजुअलाइजेशन से फोड़ दोगे अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो, अगर नहीं आएगा तो फिर नॉर्मली फॉर्मूला मेथड से या फिर वेन डायग्राम मेथड से भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला मेथड क्या है बेटा? फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब जो जो चीज दी हुई है डाल दो। इफ एक्स एंड वाई टू सेट्स एक्स हैज 40 एलिमेंट्स, तो बेटा इसमें 40 एलिमेंट्स है, एक्स यूनियन वाई में 60 हैं, और एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज 10 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई बताने होंगे मेरे को, और ये है 10 के बराबर, तो वाई कैसे निकलेगा? 30। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई हो जाएगा मेरे पास 30। आंसर आ गया। कहानी क्लियर? अब एक बारी वेन डायग्राम से कर लेता हूं बेटा। वेन डायग्राम में कुछ इंटरसेक्शन है तो ऐसा केस बनाओगे ए और बी, मैं यूनिवर्सल सेट नहीं बना रहा, ठीक है। एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट द एक्स हैज 40 एलिमेंट। सबसे पहले तो ए और बी मत लिखो, यहाँ पे एक्स और वाई लिखो। एक्स है, वाई है। एक्स के पास 40 एलिमेंट्स है, ओनली एक्स नहीं है, मतलब पूरे एक्स में 40 एलिमेंट है। एक्स यूनियन वाई में 60 एलिमेंट है, और एक्स इंटरसेक्शन वाई में 10 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 10 लिख दो। अब बेटा इसमें पूरे 40 थे, यहाँ 10 है, तो ये कितने हो जाएंगे? 30। और तीनों का यूनियन क्या है? 60, तो 30 10, तो यहाँ कितने होंगे? 20। तो वाई में अगर यहाँ पे ओनली वाई पूछता तो 20 होता, इसने वाई पूछा है, मतलब इंटरसेक्शन प्लस ओनली वाई। आंसर क्या आएगा? 10 प्लस 20 दैट इज 30। तो देखो फॉर्मूला मेथड से भी कर लिया, ऐसे भी कर लिया, ठीक है। ये हो गया मेरा वेन डायग्राम वाला मेथड। और फिर हम लोग करते हैं बेटा अपना नॉर्मल विजुअलाइजेशन मेथड। देखो नॉर्मल अपना एप्टीट्यूड से भी ये क्वेश्चन हो सकता है। अगर वो आपको बोलता है कि आपके पास एक सेट में 40 एलिमेंट है, और फिर वो बोलता है कि यूनियन है 60 एलिमेंट्स का, तो एक बात बताओ, 20 एलिमेंट का गैप दिख रहा है? बोलो हाँ या ना। 20 एलिमेंट का गैप दिख रहा है, और इंटरसेक्शन है 10 एलिमेंट का, तो मतलब आपके इस वाले गोले में विजुअलाइज करो 30 रहा होगा, कॉमन में 10 रहा होगा, और आगे वाले में 20 रहा होगा, तो आपके सेकंड वाले सेट में कितने हो जाएंगे? 10 प्लस 20 30। नॉर्मल सिंपल सा विजुअलाइज कर लिया कहानी हम लोगों ने, ना वेन डायग्राम बनाया ना कुछ, बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलो, पानी नहीं पिया, बताओ आप कोई वाला क्वेश्चन करवाती है, इस वाले को करो। ओ भाई, हम्म,
इन अ टाउन ऑफ 840 पर्सन्स 5 देखो बेटा, अब इसको वेन डायग्राम सर फॉर्मूला मेथड से आप करना, मैं इसको विजुअलाइजेशन से करवाता हूँ, वही हमारी स्पेशलिटी है, आपको पता है। 840 लोग थे टाउन में, 450 लोग हिंदी पढ़ते थे। 450 लोग क्या करते थे बेटा, हिंदी न्यूज़पेपर। 300 लोग क्या करते थे, इंग्लिश पढ़ते थे। और 200 लोग क्या करते थे बेटा, दोनों पढ़ते थे, है ना, 200 ही है ना। हाँ, तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये जो थे 450 लोग हिंदी पढ़ते थे, 300 लोग इंग्लिश पढ़ते थे, ये खाली तो हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ते थे, क्योंकि आपको पता है 200 कॉमन भी आ रहा है इसमें से। तो आपको पता है अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 750, इन 750 में से 200 लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, तो मतलब एक्चुअली 550 लोग ही हैं जो पेपर पढ़ रहे हैं। इतने अगर मैं बात करूं तो इसको प्लस करोगे दोनों को और फिर यहाँ पे माइनस करोगे, तो आंसर आएगा 550 लोग हैं जो दोनों पेपर पढ़ रहे हैं। अब इनको बताना फाइंड द नंबर ऑफ पेपर पर्सन हु रीड नाइदर ऑफ द पेपर्स, तो 840 में से 550 आप माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 290। क्लियर है कहानी भाई, क्योंकि इंटरसेक्शन दिख रहा है ना मेरे को आता हुआ, 200 लोग हैं जो दोनों पढ़ते हैं, दोबारा से समझ लो, 450 हिंदी, 300 इंग्लिश और 200 दोनों। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 750 हो जाएगा। अब इन 750 में से 200 लोग कॉमन हैं, क्या है बेटा, 200 लोग कॉमन है, मतलब उनको 2 बारी काउंट कर दिया गया है। तो अब इसलिए 200 आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एक्चुअल काउंट क्या हो जाएगा, 550 पेपर पढ़ने वाले का। तो जो नहीं पढ़ते वो कितने हो जाएंगे, 290। चलो थोड़े से और सवाल करते हैं। चलो सवाल खत्म हो गए भाई। आई गेस इसके आगे वो स्लाइड्स डली नहीं है जो मैंने आगे क्वेश्चंस की डाली थी, लेकिन कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इस चैप्टर को यहीं पे ही खत्म करते हैं, बिकॉज मेरे गले की भी बैंड बच जाएगी अगर मैंने और खींचा तो, और हो सकता है फिर 2 दिन की छुट्टी ना लेनी पड़ जाए। अब अगर आपको सेट्स के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो मेरे को बता देना, मैं एक क्वेश्चन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड भी एक 1 आवर का सेशन डाल दूंगा सेट्स का। इफ यू नीड दैट प्लीज कमेंट बिलो दिस वन शॉट, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं उसको भी आज या कल में ही अपलोड कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, वो एक्चुअली इस पीपीटी में आ नहीं पाए, पता नहीं कुछ ना कुछ तो ग्लिच हुआ है, वरना मेरे को लग रहा था अभी शायद 8-10 क्वेश्चन और है, इसलिए मैंने बोला था कि आधा घंटा भी और लगेगा। लेकिन चलो सही है भाई, जो मंजूर खुदा होता है वही होता है। मेरा गला बचना था तो भाई भगवान ने बोला कि अपना गला बचा ले। और ऐसे ही आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर तो ऑलरेडी डिसाइडेड है बेटा, मैं बता भी देता हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का 1 शॉट पेंडिंग है बहुत टाइम से, ये मैं आप लोगों को इस आने वाले वीक में ही दे दूंगा। इसके अलावा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 1 शॉट मिल जाएगा। अब इसके अलावा आप लोगों को क्या चाहिए, ऐसे ही करते करते बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी खत्म कर दूंगा, और आप देखोगे विद इन वन मंथ, विद इन मतलब 1 मंथ में बोल रहा हूँ, 1 महीने के अंदर आपका 70-80% 11th का सिलेबस तो खत्म हो ही जाएगा, एटलीस्ट 1 शॉट्स के थ्रू। तो इसलिए आप भी पेस पकड़ लो और अपने बेसिक्स को साथ साथ मेरे कवर करते रहो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग, दिस इज योर मैथमेटिक्स मेंटर गगन मक्कड़ साइनिंग ऑफ नाउ, टेक केयर, जय हिंद।